हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम। तो बच्चों, आज हमारा जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज, इस चैप्टर से आईआईटी जेईई मेंस 2026 में जो क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हुए हैं उन क्वेश्चनों का आज हम डिस्कशन करेंगे और जितने भी कंसेप्ट्स इन क्वेश्चनों में लगे हुए हैं उन कंसेप्टों को हम गहराई से उनको यहाँ पर फॉलो करेंगे, उन कंसेप्टों को अच्छी तरह से समझेंगे और आपको समझाएंगे और आप भी पूरी कोशिश करना है कि कंसेप्ट को किस प्रकार से यूज किया गया है और कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश आपको करनी है। तो बच्चों, शुरू करते हैं आईआईटी जेईई मेंस 2026 के सॉल्यूशन के इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो बच्चों, पहले क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से हमने सेलेक्ट करना है कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इनकरेक्ट, इसमें हमने इनकरेक्ट ढूंढना है। देखिए बच्चे, क्वेश्चन में इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट या करेक्ट, ये जो वर्ड है इन पे बच्चा बहुत ही मिसगाइड हो जाता है। क्वेश्चन को स्पष्ट रूप से समझना है कि वो गलत स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा है या सही स्टेटमेंट। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है, यानी कि गलत स्टेटमेंट को, गलत कथन को हमें ऑप्शन को पकड़ना है, वो हमारा आंसर होगा। इसका मतलब ये है कि 4 में से 3 स्टेटमेंट सही हैं और चौथा कोई ना कोई गलत है। तो पहला देखते हैं, CO2 is the most acidic oxide among the dioxide group of 14। बच्चों, ग्रुप 14 के अंदर हमारे जो एलिमेंट्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, जैसे देखो ग्रुप 14 ग्रुप में ये एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN टिन और लेड Tb। तो ये कह रहा है कि एसिडिक ऑक्साइड, देखो बच्चों, नॉन मेटल जो एलिमेंट्स हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, यानी कि क्षारीय होते हैं। और नॉन मेटल के अधातुओं के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये नीचे, ऊपर से नीचे आते हैं, डाउन द ग्रुप हम आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल है और ऊपर का एलिमेंट सबसे अधिक नॉन मेटल है। बीच में ये मेटेलॉइड होते हैं, उपधातु होते हैं, जो कि न तो धातु और ना ही अधातु, उनके बीच का जो लक्षण उनमें मिलता है वो उपधातु का है। तो इसमें बच्चों ओनली कार्बन यानी CO2 ही एसिडिक ऑक्साइड होगा। मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड हमारा 14 ग्रुप का होगा। तो
कार्बन ऑक्साइड का होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड डाइऑक्साइड इन द O2। इट मीन्स ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि हमें इनकरेक्ट ढूंढना है जो गलत हो। ये तो सत्य है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। कार्बन एग्जिबिट नेगेटिव ऑक्साइडेशन स्टेट एलोंग विद +4 और +2। ये कह रहा है कि कार्बन +2 और +4 के अलावा नेगेटिव ऑक्सीडेशन दिखाता है। क्या यह सही है बच्चों? कार्बन -4 से +4 ऑक्सीडेशन के बीच में फॉलो करता है, यानी कि कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -4 से +4 होती है, यानी कि -4 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 0 +1 +2 +3 और +4 ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कार्बन। यदि मैं -4 की बात करूं तो CH4 इसमें ये -4 शो कर रहा है, क्योंकि ये इसको निकाल रहे हैं हम, तो x + 4 × 1 = 0, तो x = -4। मीथेन में -4 है, और यदि देखें हम C2H6 एथेन में -3 शो करेगा। ये देखो, इसका निकाल के देखें हम, 2 कार्बन है, 2C या 2X मान लें इसको, 2X, 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन की एक वैल्यू होती है, तो निकालो 2x = -6, तो x = -3, तो -3 शो करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -4 से +4 हो सकती है। इट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट यदि हम देखें, तीसरा स्टेटमेंट, कार्बन कैन नॉट एक्सीड इट्स कोवेलेंसी मोर देन 4, यानी कि ये कह रहा है कि कार्बन अपनी कोवेलेंसी को 4 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, यानी कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन जो कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p2, क्योंकि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में केवल 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 s ऑर्बिटल में और 2 p ऑर्बिटल में, यानी कि बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इसकी जो कोवेलेंस है वो 4 से ज्यादा शो नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन, अमंग द आइसोटोप ऑफ कार्बन, कार्बन के जो आइसोटोप होते हैं, समस्थानिक होते हैं, कार्बन के जो अलग अलग रूप हैं, C12 है, C13 है, C14, इस प्रकार के कार्बन के रूप हैं, C12 है, C13 और C14, ये अलग अलग क्या है, आइसोटोप। ये क्या है, अलग अलग आइसोटोप है। तो क्या कह रहा है इसमें, अमंग द आइसोटोप कार्बन 13C इज ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रॉन्ग, 13C आइसोटोप रेडियो एक्टिव नहीं है। 14C कार्बन इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप।
14C कार्बन जो है वो हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, क्योंकि हाफ लाइफ कितना है इसका, हाफ लाइफ 57-30 ईयर। क्या है कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग में इसका 57-30 ईयर्स इसका हाफ लाइफ बताया गया है। तो इट मीन्स जो 14C है वही हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इट मीन्स ये गलत है, इसको 13C को बताया जा रहा है, 13C रेडियो एक्टिव है, जबकि रेडियो एक्टिव जो हमारा आइसोटोप है वो है 14C। तो ये गलत है। इट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा डी ऑप्शन होगा, यानी कि इनकरेक्ट वाला ढूंढना था। चौथा जो ऑप्शन है वो ही इनकरेक्ट है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जो आंसर है क्वेश्चन का वो होगा फोर्थ क्वेश्चन। तो बच्चों इस प्रकार से हम ऑप्शनों को एक एक ऑप्शनों की गहराई में जब तक नहीं जाएंगे तब तक क्वेश्चन के आंसर तक हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि एनटीए की एक खास बात होती है एनटीए की, यानी कि आईआईटी खास करके ऐसे क्वेश्चनों को फ्रेम करता है कि बच्चा के दिमाग की एक एक नस खुल जाए और स्पष्ट रूप से सारे ऑप्शनों को, सारे कंसेप्ट जब तक बच्चे के क्लियर नहीं होंगे क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाना मुश्किल होता है। यही एनटीए की विशेषता है, खास करके आईआईटी के अंदर, क्योंकि इंडिया का सेकंड टॉपेस्ट एग्जाम आईआईटी, इसीलिए बड़े ध्यान से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और उनके कंसेप्टों को समझने के बाद क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है, ताकि 4 नंबर तक पहुंचने में कोई समस्या ना आए। तो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें बताना है स्टेटमेंट फर्स्ट, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ये दिए हुए कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन is correct order in terms of the first ionization enthalpy. First ionization enthalpy. First ionization enthalpy. बच्चों, as the trend along the period, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस होता है, यानी कि एटम का साइज डिक्रीज होता है। क्यों होता है? नंबर ऑफ सेल्स इन द सेम पीरियड इज कांस्टेंट, क्योंकि एक सेम पीरियड के अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो निश्चित होते हैं। तो इस पर प्रभाव पड़ता है, तो क्या पड़ता है? न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट, नाभिकीय प्रभावी आवेश, यानी कि नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। कार्बन के अंदर 4 प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन है। ऑक्सीजन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं इसमें। ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन होते हैं, इसमें 7 प्रोटॉन होते हैं और इसमें 9 प्रोटॉन होते हैं। तो ये प्रोटॉनों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जेड इफेक्ट बढ़ता है। जेड इफेक्ट बढ़ता है तो साइज डिक्रीज होता है, और जब साइज डिक्रीज होगा तो नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन कसे हुए होते हैं और उनको निकालना, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का अधिक होना, क्योंकि वो कसे हुए बंधे हुए होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ट्रेंड्स के साथ ये ट्रेंड्स में लिखा हुआ है सेकंड पीरियड
कि एलिमेंट्स हैं कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन। सॉरी, ये जो ट्रेंड बदला है इसमें, वैसे ट्रेंड क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, लेकिन ये ट्रेंड क्यों बदला है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अधिक हो गया। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3, जबकि ऑक्सीजन का 2s2 2p4। तो ये जो 2p3 है ये हाफ फील्ड भरा हुआ है, क्योंकि p ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें p3 है, यानी कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। इट मीन्स इसकी जो स्टेबिलिटी है वो अधिक है। जब स्टेबिलिटी अधिक होती है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी अधिक होगी, ज़्यादा एनर्जी लगाने की आवश्यकता पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। जबकि इसमें p4 है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है इसके तुलना में। तो इसलिए ये जो ट्रेंड है यहाँ पर इंटरचेंज हो जाता है। तो ट्रेंड हमारा बन जाता है कार्बन ऑक्सीजन, ये स्थान यहाँ आ जाता है और ये स्थान यहाँ आ जाता है। तो ये ट्रेंड बिल्कुल सही है। वैसे तो इन द सेकेंड पीरियड के अंदर ये है, क्योंकि ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, इसमें प्रोटॉनों की संख्या, क्रम तो ये है, लेकिन क्वेश्चन में ये दिया है जो कि सही है, क्योंकि यहाँ पेनिट्रेशन इफेक्ट दिखाई देता है, यानी कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन्स आधे भरे हुए हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी के कारण ये इंटरचेंज हो जाता है। इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट को हम देखें। सेकंड स्टेटमेंट इसका सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और ऑक्सीजन, ये बता रहा है करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी डेल्टा Eg। बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि कोई भी एटम्स इलेक्ट्रॉन को रखने की प्रवृत्ति रखता हो, इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख सके, वो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने से एनर्जी को रिलीज करे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से एनर्जी रिलीज हो, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी क्या होगी, माइनस में होती है। जितनी एनर्जी रिलीज होती है उतनी वो माइनस में अधिक होती है। तो ये जो क्रम है हमारा, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या क्रम है, यदि हम अलोंग द पीरियड चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान कम होता है। तो ये जो हमारा ग्रुप है 16 ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है हमारा, 16 ग्रुप। हमारा जो 16 ग्रुप में ऑक्सीजन है वो सबसे ऊपर आता है वैसे तो इन द ट्रेंड्स, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इस प्रकार से ये क्रम है। लेकिन ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है सबसे कम हो जाती है। क्यों होती है, रिपल्सन के कारण, रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन का जो साइज है वो इस ग्रुप में सबसे छोटा है। डाउन द ग्रुप साइज विल बी इंक्रीजेज, यानी कि जो ऑक्सीजन का जो साइज है वो सबसे छोटा है, और जब छोटे साइज होने के कारण
इनमें इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन होती है। बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको रखने में वो असुविधा महसूस करता है, क्योंकि पहले से ही रिपल्सन है छोटे आकार के कारण, एक बाहर से इलेक्ट्रॉन और वो ग्रहण कर सके इतनी उसकी क्षमता नहीं होती। तो सेकंड नंबर पे जो हमारा है ऑक्सीजन के बाद सल्फर, इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, इसकी होती है 200 किलो जूल पर मोल माइनस में, और इसकी होती है मिनिमम 141 किलो जूल पर मोल। तो इस रेंज में इनमें पाई जाती है। तो इनका इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कारण, इसका छोटा आकार होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने ग्रुप में सबसे डाउन हो जाती है। तो बच्चों ये जो ऑप्शन है हमारा, ये जो दिया है ये बिल्कुल करेक्ट है। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लास्ट में ऑक्सीजन। द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द करेक्ट ऑर्डर। इट मीन्स दोनों जो स्टेटमेंट है हमारे बिल्कुल सही हैं। हम ऑप्शन को देख लेते हैं, दोनों ट्रू कौन से हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, व्हाट स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, ये भी गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, ये भी गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, इट इज द करेक्ट। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो बच्चों हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट फर्स्ट, द हेलोजन दैट मेक्स लॉन्गेस्ट बॉन्ड विद हाइड्रोजन इन HX है द स्मॉलेस्ट रेडियस इन द ग्रुप। यानी कि जो हमारे हेलोजन्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, तो ये हमारे हेलोजन्स है। इनका जब कह रहा है कि मेक्स लॉन्गेस्ट बॉन्ड, हेलोजन्स दैट मेक्स लॉन्गेस्ट बॉन्ड इन द हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनेगा, ये हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनता है लॉन्गेस्ट होता चला जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मुख्य रूप से हम इन्हीं की चर्चा करते हैं। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ऊपर से नीचे आने पर डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है। रीजन क्या है? फ्लोरीन का आकार छोटा, फिर क्लोरीन का उससे बड़ा, और ब्रोमीन का उससे बड़ा, और आयोडीन का उससे बड़ा। डाउन द ग्रुप साइज विल बी इंक्रीजेस so that the bond length between each atoms with hydrogen will be increased। तो बॉन्ड लेंथ इनकी बढ़ती जाती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है थर्ड में, द हेलोजन दैट मेक्स लॉन्गेस्ट बॉन्ड, ये बात सही है, विद हाइड्रोजन इन HX हैज द स्मॉलेस्ट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, द स्मॉलेस्ट इन कोवेलेंट रेडियस। ये बात गलत है। जो कोवेलेंट रेडियस है एटम्स की वो कह रहा है स्मॉलेस्ट होगी। क्या होगी? स्मॉलेस्ट। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और रेडियस स्मॉलेस्ट होगी, स्टेटमेंट कह रहा है। ये बात गलत है, क्योंकि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है आकार बढ़ने के कारण, तो इनकी जो रेडियस है वो भी इंक्रीज हो रही है।
वो भी रेडियस भी इंक्रीज हो रही है, रेडियस भी इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स स्टेटमेंट ये गलत है। ये कह रहा है कि रेडियस स्मॉलेस्ट होगी, स्मॉलेस्ट नहीं होगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ने के साथ साथ उनकी जो रेडियस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये इस क्रम में होगी रेडियस। रेडियस इस क्रम में होगी। तो स्टेटमेंट सेकंड को देखें हम। A group of elements एक ग्रुप ऑफ 15 एलिमेंट्स, यानी 50 एलिमेंट्स के बारे में बताया। EH3 15 ग्रुप्स हमारा कौन सा है? 15 ग्रुप ऑक्सीजन, नाइट्रोजन फैमिली, NP, 15 ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ होते हैं। EH3 हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंगस्ट द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्राइड्स ऑफ अदर ग्रुप 15। वो कह रहा है जो हमारा EH3 के रूप में बनेगा, यानी कि NH3, PH3, आर्सेनिक H3, एंटीमनी हाइड्राइड या बिस्मथ हाइड्राइड, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, द ग्रुप ऑफ 15 हाइड्राइड्स हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग गेस्ट corresponding hydrides other group of 15. The maximum covalency of that element is 4. बच्चों, इसमें यह दिखाया गया है कि इसमें स्मॉलेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, और जिसका स्मॉलेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा उसकी कोवैलेंसी कितनी है, जिसके बारे में बताया। तो सबसे पहले हम इस ग्रुप में ये देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट किस किस चीज़ पर निर्भर कर रहा है और उसका क्या ट्रेंड होना चाहिए। देखिए बच्चों, डाउन द ग्रुप हम जाते हैं, ग्रुप के अंदर आकार बढ़ता है और मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। दूसरे कंसेप्ट को यदि हम देखें, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है और मेटेलिक करैक्टर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसमें हम देखें नाइट्रोजन, हमारा जो ट्रेंड है बॉइलिंग पॉइंट का ये होना चाहिए, डाउन द ग्रुप बढ़ना चाहिए, यानी कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, फिर सबसे बढ़ना चाहिए का मतलब है नीचे बढ़ता जाएगा, सबसे नीचे ये मैक्सिमम होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ट्रेंड्स ये होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली रिलेटेड टू वंडरवाल फोर्सेस, जिनमें मॉलिक्यूल्स के अंदर वंडरवाल फोर्स ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। लेकिन देखा गया क्या, इस हिसाब से नाइट्रोजन यानी कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है। NH3 में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इससे और इससे अधिक हो जाता है। इन दोनों से बॉइलिंग पॉइंट इसका अधिक हो जाता है, तो ट्रेंड बदल जाता है। इसका क्या हो जाता है, इसका ट्रेंड, इसका जो ट्रेंड है बॉइलिंग पॉइंट का वो हो जाता है सबसे कम पर PH3, फिर आर्सेनिक,
हाइड्राइड, फिर आ जाता है NH3, फिर SbH3 और लास्ट में आ जाता है बिस्मथ हाइड्राइड। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो इस टाइप से आएगा। यानी कि स्मॉलेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारा pH3 का, फॉस्फाइन सबसे कम। तो वो बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट जिसमें है, देखो इसमें द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ द एलिमेंट E, और मैक्सिमम किसकी, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इनमें से अमंगेस्ट द कोरस्पॉन्डिंग लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है हमारा pH3 का। तो pH3 में कोवेलेंसी पूछ रहा है वो, pH3 की कोवेलेंसी कितनी होगी, यानी कि फास्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है। तो फास्फोरस की हम जानते हैं 3s2 3p5, ये इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, तो 3 होती है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। यानी कि बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन इसके 5 है। बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 बॉन्ड तो ये बनाएगा, जैसे PCl5 के साथ बनाता है, PCl5 बनता है मॉलिक्यूल। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में लेकर के ये बना लेता है PCl6 आयन, यानी कि फॉस्फोरस हेक्साक्लोराइड आयन भी बना लेता है। यानी कि ये अपनी कोवैलेंसी 6 भी प्रदर्शित करता है। क्या करता है ये, फास्फोरस की जो कोवैलेंसी है वो मैक्सिमम 6 दिखा सकता है। और इसमें क्वेश्चन में कह रहा है द एलिमेंट E इज 4, द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट E इज 4, यानी कि E की जगह पे फॉस्फोरस, यानी कि इसकी मैक्सिमम 4 कोवैलेंसी हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है, जबकि फॉस्फोरस में मैक्सिमम जो कोवैलेंसी है वो होगी 6। इसमें दिखा रहा है ये आयन बना रहा है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इसमें 5 हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, एक इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से इसकी जो कोवैलेंसी आएगी 6। इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, गलत स्टेटमेंट है। पहला कैसा था, स्मॉलेस्ट कोवैलेंट रेडियस इज इन द ग्रुप स्मॉलेस्ट, ये भी गलत हो गया था कि वो रेडियस कम होगी। यानी कि दोनों ही ऑप्शन कैसे हैं, स्टेटमेंट है गलत। इसमें तो बता रहा था कि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो रेडियस कम होगी, तो ये भी गलत हो गया, जबकि रेडियस तो बढ़ती है। ये भी स्टेटमेंट गलत है और ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर रॉन्ग, यानी कि फॉल्स। आंसर देखते हैं, बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ये गलत। बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट आर फॉल्स, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है हमारा। इसमें सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट, कि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। अब चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, फोर्थ द लास्ट, एलिमेंट XY बिलोंग टू ग्रुप 15, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ X phosphorus is higher than that of the difference between the phosphorus and Y, X Y are respectively। X और Y क्या है, यानी कि वो कह रहा है बच्चों, फॉस्फोरस अपने ग्रुप में किसके साथ मैक्सिमम डिफरेंस है और किसके साथ मिनिमम डिफरेंस है, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का। यानी कि फॉस्फोरस आता है हमारा नाइट्रोजन फैमिली 15 ग्रुप में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये हमारा 15 ग्रुप है। तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.4, इसकी होती है 2.19, इसकी होती है 2.18,
इसकी होती है 2.05 और इसकी होती है 2.04। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हैं बच्चों। हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन यानी कि ये जो एग्जाम है आईआईटी लेवल का एग्जाम है। नीट फिर भी इससे डाउन लेवल रहता है, उसमें ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन आईआईटी जेईई कंपटीशन के लिए सारी चीज़ों को दिमाग में रखना अति आवश्यक है। तो बच्चों ये पूछ रहा है कि जो फ्लोरीन है ये किसके साथ मैक्सिमम डिफरेंस रखेगा, किसके साथ मिनिमम डिफरेंस रखेगा। एक एक करके देखें हम। इसके और इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें, 2.19 और 3.04 का डिफरेंस देखें हम। 3.04 2.19 डिफरेंस करें इसमें, ये डिफरेंस आता है, कितना डिफरेंस आया 0.85। इसके बीच में डिफरेंस देखें तो कितना आता है 2.19 2.18 यानी कि 0.01 का डिफरेंस है। इसके और इसके बीच में भी इसमें दिख रहा है, इसमें तो 19 और 15.04 का डिफरेंस आ रहा है, 14 का डिफरेंस आएगा 14 का। इसमें देखें 0.15 का डिफरेंस आएगा। तो बच्चों एनालिसिस करें हम, वो कह रहा है मैक्सिमम डिफरेंस x कहलाएगी और जो मिनिमम डिफरेंस है, जिनके साथ मिनिमम डिफरेंस है, वो y कहलाएगी। देख लो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। एलिमेंट x एंड y बिलोंग टू ग्रुप 15। डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ x एंड फॉस्फोरस, यानी कि x और फॉस्फोरस, x और फॉस्फोरस इज हायर, मैक्सिमम को बताना है, दैट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द फॉस्फोरस एंड y, फॉस्फोरस एंड y, ये मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए। x and y higher than that of the difference between phosphorus y, x and y are respectively, यानी कि मैक्सिमम जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में है, और जो मिनिमम डिफरेंस है वो है हमारे फॉस्फोरस और आर्सेनिक के बीच में। इट मींस हमारा जो आंसर आएगा यानी कि x और y क्या है, वो पूछ रहा है। x हमारा नाइट्रोजन है और y हमारा आर्सेनिक है। तो ऑप्शनों को हम देखें तो इसमें नाइट्रोजन आर्सेनिक आ रहा है, पहला ऑप्शन एक सही है बिल्कुल। इसमें आर्सेनिक यानी कि x आर्सेनिक बता रहा है और y एसबी एंटीमनी बता रहा है, ये गलत हो जाएगा। इसमें बिस्मथ को x बता रहा है, ये y बता रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें आर्सेनिक x बता रहा है, इसको y बता रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। इट मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन नाइट्रोजन x एंड आर्सेनिक इज y। इस प्रकार से हमने इन क्वेश्चनों को समझा, आपसे शेयर किया। तो बच्चों ध्यान रखें, पढ़ाई को करते रहें, समय को विशेष ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट इन द लाइफ फर्स्ट प्रायोरिटी अदर देन एक्टिविटीज। तो बच्चों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। इसी के साथ ओके, धन्यवाद।